सब्सक्राइब कीजिए रमन क्लासेस यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाएं हमारे नए वीडियोस के अपडेट पाने के लिए। चलिए सबसे पहले देख लीजिए कि झारखंड की जो स्थापना हुई थी 15 नवंबर 2000 ईस्वी को हुई थी। ये क्वेश्चंस कभी कभी आपका आता है एग्जाम में, और ये बिहार से अलग हुई थी। इसकी राजधानी रांची है और उपराजधानी जो है ये दुमका है। चलिए जैसा कि आप मैप में देख पा रहे होंगे, ये आपका डिस्ट्रिक्ट मैप है, टोटल जिला का मैप है। तो झारखंड में टोटल कुल आपके 24 जिले हैं। सारा जिला का हम लोग देखते हैं और उसका हम आप लोग को याद कराने का प्रयास कराते हैं कि सारा 24 जिला को आप देखिएगा कि यदि सारा जिला आपको यदि याद हो जाता है तो आगे आपको पढ़ने में बहुत ही इंटरेस्ट आएगा। तो इससे क्वेश्चंस भी आपका बहुत सारा पूछता भी है एग्जाम में। चलिए किस टाइप का क्वेश्चन पूछता है वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। पहले चलिए हम लोग जिला देख लेते हैं। देखिए जो झारखंड में रहते हैं उनके लिए 5-6 जिला आपको आराम से याद हो जाएगा। मान लीजिए आप रांची में रहते हैं तो रांची के आसपास आपको सारा जिला लगभग याद है, लेकिन आपको सीक्वेंसली याद करना है कि कौन किसके बगल में है क्या है। तो चलिए हम लोग पहले देख लेते हैं ये झारखंड। ठीक है, झारखंड का आपका देखिए पूरब में 5 स्टेट इसको टच करता है, ये आप याद रखिएगा। जैसे कि आपका देखिए पहला उत्तर में आपका बिहार को टच करता है, और देखिए आपका नीचे दक्षिण में जो है वो उड़ीसा को टच करता है, और पूरब में जो है वो आपका वेस्ट बंगाल है, और पश्चिम में जो है आपका 2 आपका स्टेट को टच करता है, एक छत्तीसगढ़, एक आपका उत्तर प्रदेश। चलिए ये हो गया। चलिए कौन कौन सा बाउंड्री कौन कौन सा स्टेट से लगा हुआ है ये हो गया। अब चलिए अब हम लोग कोई एक सेंटर पॉइंट मान लेते हैं। ठीक है, चलिए रांची एक सेंटर पॉइंट है। अब हम लोग देख लेते हैं कि रांची के पास पास का कौन कौन जिला। चलिए हम लोग रांची के नीचे देख लेते हैं। देखिए रांची के जिले नीचे के खूंटी है। अब देखिए खूंटी के पास में आप याद रखिएगा कि एस, 4 गो एस याद रखिएगा, जिसमें कि देखिए पहला एस से आप सिमडेगा आपका हो जाएगा, दूसरा एस से आपका वेस्ट सिंहभूम जिसको पश्चिमी सिंहभूम कहते हैं, और फिर आपका और एक एस से हो जाएगा आपका पूर्वी सिंहभूम, और उसके ऊपर में जस्ट हो जाएगा आपका सरायकेला खरसुआ। ठीक है, तो इतना आपका हो गया रांची के जो आपका दक्षिण में जितना डिस्ट्रिक्ट है। चलिए उसके बाद हम लोग देख लेते हैं, ऊपर थोड़ा बढ़ते हैं। चलिए उसके बाद हम पश्चिम में देखिएगा, रांची का जो पश्चिम है आप एलजी याद रखिएगा, एलजी पीसी। ठीक है, एलजी देखिए एलजी से आप याद रखिएगा 2 जिला 2 एल से है आपका, एक आपका लोहरदगा और लातेहार। ठीक है, उसके बाद जी से आप गुमला याद रखिएगा, उसके बाद ऊपर में आपका एक गढ़वा है। ठीक है, उसके बाद पीसी से याद रखिएगा एक पलामू हो गया आपका, उसके बाद फिर चतरा। चलिए उसके बाद देखिए, चलिए उसके बाद फिर हम लोग रांची में आ जाते हैं सेंटर में। अब हम लोग इसके उत्तर में देख लेते हैं। देखिए उत्तर में आपका हजारीबाग, चतरा हम बोल दिए हैं आपका ऑलरेडी, हजारीबाग, उसके ऊपर में आप कोडरमा, ये याद रखिएगा। उसके बाद फिर गिरिडीह है उसके पास में। उसके बाद आप देखिएगा कि रांची के जस्ट ऊपर में हम एक छूट दिए था, एक आपका रामगढ़ बचा हुआ था, उसके ऊपर में आपका बोकारो, फिर आपका धनबाद हो गया। ठीक है, फिर आपका संथाल परगना क्षेत्र में चलते हैं हम लोग, इसको याद रखिएगा आप, डीजीपी, डी से हो गया दुमका, फिर डी से आपका देवघर, जी से आप चला जाएगा आपका गोड्डा हो जाएगा, फिर पी से पाकुड़, एक आपका साहेबगंज ऊपर में है। चलिए उसके बाद एक जामताड़ा हो जाता है। ठीक है, तो टोटल आपके 24 जिले हो गए। तो आप लोग इसको मैप को एक बार देखिएगा, आपको याद हो जाएगा, 3-4 बार इसको देख लीजिए इसको। ठीक है, तो 24 आपका जिला है। तो देखिए इसमें कुछ कुछ चीजें पॉइंट है, जैसे देखिए बिहार से सबसे ज्यादा जिला आपका टच है, लगभग 10 जिला आपका इसमें टच, जैसे कि आपका देखिए गढ़वा, पलामू, चतरा, फिर हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, देवघर, गोड्डा और साहिबगंज, ये आपका बिहार से टच है, और दुमका भी आपका टच है। तो टोटल सबसे ज्यादा जिला आपका बिहार स्टेट से टच है। चलिए आपका वेस्ट बंगाल से देखिएगा, पश्चिम बंगाल से आपका टोटल 9 जिला सटा हुआ है इससे। देखिए पहला आपका साहेबगंज, पाकुड़, दुमका, जामताड़ा, धनबाद, बोकारो, थोड़ा सा आपका देखिए रामगढ़ भी सटा हुआ है, रांची है, फिर आपका सरायकेला, फिर आपका ईस्ट सिंहभूम। तो इतना आपका जो है ये वेस्ट बंगाल से सटा हुआ है। चलिए उड़ीसा से कौन कौन सटा हुआ है, उड़ीसा देखिए आपका सारा एस सटा हुआ है, याद रखिएगा। ठीक है, सिंहभूम से आपका पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, 2 सिंहभूम हो गया, फिर सरायकेला भी आपका सटा हुआ है, और
सिमडेगा। ठीक है, चलिए छत्तीसगढ़ से कौन कौन है? छत्तीसगढ़ से गुमला, लातेहार, गढ़वा। ठीक है, इतना सटा हुआ। लेकिन देखिए आपसे पूछेगा कि उत्तर प्रदेश से कौन सा जिला सटा हुआ। उत्तर प्रदेश से एक ही जिला सटा हुआ है, वो है आपका गढ़वा। ठीक है, और गढ़वा एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो कि 3 स्टेट का सीमा यहाँ पे लगता है, आपका उत्तर प्रदेश का भी, छत्तीसगढ़ का भी, बिहार का भी। तो ये सब चीज आपका एग्जाम में पूछता है, तो इसको आप लोग देख लीजिए। चलिए और एक चीज आप इसमें जान लीजिए, जैसे कि आपका यदि क्वेश्चंस पूछता है कभी कभी, और हमेशा एग्जाम में ये क्वेश्चंस आता है, खूंटी और आपका लोहरदगा 2 ऐसा जिला है जो कि आपका कोई भी राज्य की सीमा से ये टच नहीं करता है। आई होप कि आपको सारा जिला लगभग याद हो ही गया होगा। यदि नहीं याद हुआ है तो आप वीडियो को फिर से थोड़ा पीछे कर लीजिए और 1-2 बार देखिए, आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं। ठीक है, सारा जिला को, इसमें कोई भी जिला का इसमें भरा हुआ नहीं है, हम लोग इसको भरते हैं। ठीक है, कौन कौन सा जिला कहाँ है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग सेंटर से स्टार्ट करते हैं। ये आपका रांची है। चलिए अब हम क्या बताए थे आपको कि यहाँ जो रांची के जो नीचे है ये आपके 4 एस वाले जिला है। तो 4 एस वाले जिले में सबसे पहले हम लोग चलिए पूरब से चलते हैं। ये आपका पूर्वी सिंहभूम, ये आपका सरायकेला खरसवां हो गया। ये आपका इसके नीचे क्या है, ये आपका पश्चिमी सिंहभूम। चलिए इसके बगल में सिमडेगा, इसके ऊपर में गुमला, इसके ऊपर में आप कौन सा बताइए, ये है लोहरदगा। चलिए ये बोलिए, ये आपका लातेहार। चलिए ये ब्लू वाला बोलिए क्या है, ये गढ़वा। चलिए इसके बगल वाला ये पलामू। चलिए उसके बगल में चतरा। चलिए ये हजारीबाग। चलिए बताइए ये कौन सा है, ये आपका कोडरमा है। चलिए ये बताइए, ये आपका गिरिडीह। उसके बाद ये देवघर। ठीक है, देवघर के बगल में क्या है, ये दुमका। उसके ऊपर में क्या है, गोड्डा। सबसे ऊपर में ये साहेबगंज। उसके बाद ये ब्लू वाला ये पाकुड़। चलिए इसको बताइए, ये है आपका जामताड़ा। उसके नीचे में धनबाद। चलिए इसको बताइए, ये बोकारो। इसके बाद एक लास्ट बताइए, ये कौन सा, ये आपका रामगढ़। चलिए हो गया। तो देखिए ऐसे ही आप लोग और 1-2 बार प्रैक्टिस कीजिए, सारा जिला याद कर लीजिए, आपको बहुत हेल्प मिलेगा एग्जाम में। चलिए अब हम लोग परमंडल जानते हैं कि आपके झारखंड में कितने परमंडल है। देखिए झारखंड में आपके 5 परमंडल है। तो देखिए पहला जो आपका परमंडल है ये आपका संथाल परगना परमंडल, ये जो आपका आप देख पा रहे होंगे ये जो रेड कलर का है। फिर उसके बाद आपका उत्तरी छोटा नागपुर परमंडल, उसके बाद आपका पलामू परमंडल, उसके बाद आपका दक्षिणी छोटा नागपुर परमंडल, उसके बाद आपका कोल्हान परमंडल। चलिए हम लोग इसके डिटेल में जानते हैं थोड़ा। चलिए सबसे पहले देखिए दक्षिणी छोटा नागपुर परमंडल, इसके अंतर्गत आपके कितने जिले आते हैं। देखिए रांची, खूंटी, गुमला, सिमडेगा और लोहरदगा, इसके अंतर्गत आपके इतने जिले आते हैं। और इसका यदि आपका पूछे कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है आपका दक्षिणी छोटा नागपुर परमंडल का, ये आपका रांची है। पलामू परमंडल के जिले, तो इसमें आपके 3 जिला है, पलामू, लातेहार और गढ़वा। तो इसका आपका मुख्यालय जो है वो आपका मेदिनीनगर। उत्तरी छोटा नागपुर परमंडल के जिले, तो इसके अंतर्गत सबसे अधिक जिला है। तो कौन कौन जिला है, देखिए हजारीबाग, रामगढ़, कोडरमा, चतरा, बोकारो, धनबाद और आपका गिरिडीह, ये सब आपके उत्तरी छोटा नागपुर परमंडल के जिले हैं। तो इसका मुख्यालय आपका उत्तरी छोटा नागपुर परमंडल का मुख्यालय आपका हजारीबाग है, ये आप याद रखिएगा। चलिए संथाल परगना परमंडल के कौन कौन जिले हैं आपके, ये आपका दुमका, गोड्डा, देवघर, जामताड़ा और पाकुड़, जो हम आपका लाल वाला जो एरिया दिखाए थे थोड़ा देर पहले, उसके सारे जिले लगभग दुमका। चलिए आपके कोल्हान परमंडल के जिले, इसमें हम लोग देखते हैं कौन कौन सा जिला है आपका, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और आपका सरायकेला खरसवां। तो ये आपका कोल्हान परमंडल के जिले हैं। इसका मुख्यालय कहाँ है, ये आपका चाईबासा में। और एक चीज याद रखिएगा, पश्चिमी सिंहभूम का भी आपका जिला मुख्यालय
ये भी आपका चाईबासा में है। और पूर्वी सिंहभूम का यदि मुख्यालय आपसे पूछता है एग्जाम में तो जमशेदपुर आप याद रखिएगा। ये सबसे पहले हम लोग देखेंगे स्थिति और विस्तार। तो स्थिति और विस्तार की बात करें तो झारखंड जो है किस गोलार्ध में स्थित है, तो ये उत्तरी गोलार्ध इसका होगा। याद रखिए झारखंड जो है वो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। इसको 2-3 बार पढ़िए, याद हो जाएगा। झारखंड राज्य के किस भाग में स्थित है, उत्तर पूर्व में स्थित है। तो उत्तरी गोलार्ध से आपका हो गया उत्तर, फिर एक याद रखिएगा पूर्व में। उसके बाद झारखंड की उत्तर से दक्षिण तक कितनी लंबाई है, 380 किलोमीटर। झारखंड के पूर्व से पश्चिम तक कितनी लंबाई है, 463 किलोमीटर। तो ये याद रखिए आप, 380 463। तो ये आपका उत्तर से दक्षिण 380 और पूर्व से पश्चिम आपका 463। झारखंड की आकृति कैसे है, ये चतुर्भुजाकार है, चतुर्भुज टाइप का है। उसके बाद है झारखंड का अक्षांशीय विस्तार कितना है, और उसके बाद झारखंड का देशांतीय विस्तार कितना है। ये आपका देखिए बड़ा डेटा लग रहा होगा आपको, लेकिन आप इसको याद कर लीजिए क्योंकि एग्जाम में आपका कोई एग्जाम में पूछा भी गया है और आगे का एग्जाम में भी पूछने का संभावना बनता है। तो इसको फ़ोन नंबर की तरह याद कीजिएगा, जैसे 21 58 10 25 19 15। तो इसका हो गया आपका अक्षांशीय विस्तार। तो चलिए कैसे, 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकेंड उत्तरी अक्षांश से लेकर के 25 डिग्री 19 मिनट 15 सेकेंड उत्तरी अक्षांश के मध्य, इसको कर लीजिए। उसके बाद देशांतर की बात करें तो ये है आपका 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड पूर्वी देशांतर से 87 डिग्री 57 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य तक। तो इसको भी आप फोन नंबर की तरह याद कीजिएगा, 83 19 50 57 87 57। इस तरह आप इसको याद कर सकते हैं। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं क्षेत्रफल। तो झारखंड का क्षेत्रफल कितना है, ये आप याद रखिएगा, 79,714 वर्ग किलोमीटर। ये आपको याद रखना ही होगा क्योंकि एग्जाम में पूछता है क्वेश्चन। झारखंड के क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, तो याद रखिएगा 2.42%। झारखंड का ग्रामीण क्षेत्रफल कितना है, 77,922 वर्ग किलोमीटर। उसके बाद है नगरीय क्षेत्रफल आपसे पूछता है तो 1,792 वर्ग किलोमीटर। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का भारत में कौन सा स्थान है, तो ये 16वां स्थान है, याद रखिएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का सबसे बड़ा प्रमंडल यदि आपसे पूछता है तो ये उत्तरी छोटा नागपुर। सबसे छोटा प्रमंडल कौन है, पलामू प्रमंडल है। सबसे बड़ा जिला कौन है, रांची। और सबसे छोटा जिला कौन है आपका, लोहरदगा। तो ये सब आप 2-3 बार प्रैक्टिस कीजिएगा, आपको याद हो जाएगा। और लेक्चर सीरीज का पहला वीडियो जरूर देख लीजिएगा, उसमें मैप के थ्रू मैं इसको बताया हूँ, तो आपको और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं झारखंड के पड़ोसी राज्य और सीमा। इससे आपका 1 या 2 क्वेश्चन हर एक एग्जाम में पूछता है। आप यदि इससे पहले झारखंड एसएससी के कोई एग्जाम दिए होंगे तो आपको पता ही होगा। तो ये चैप्टर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए हम लोग कर लेते हैं। झारखंड के कुल कितने पड़ोसी राज्य हैं, याद रखिएगा 5। कौन कौन, बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा और छत्तीसगढ़। झारखंड की दक्षिणी सीमा किस राज्य को स्पर्श करती है, ओडिशा को। उत्तरी सीमा बिहार को। फिर उसके बाद पूर्वी सीमा पश्चिम बंगाल को। और फिर आपका पश्चिमी सीमा जो है वो उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ को। और पूर्वी सीमा जो है वो पश्चिम बंगाल को। देखिए पूर्वी से हो गया पश्चिम बंगाल, अब पश्चिमी से हो गया उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़। तो पश्चिमी सीमा में आपका 2 स्टेट है, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़। आप मैप देखिएगा तो उससे क्लियर आपको सारा हो जाएगा। तो सबसे लंबी सीमा जो है वो किस राज्य के साथ लगा हुआ है, तो वो है आपका बिहार के साथ। तो झारखंड के कुल कितने जिले बिहार को स्पर्श करती है, 10। झारखंड के कुल कितने जिले छत्तीसगढ़ की सीमा को स्पर्श करती है, वो 4। ये याद रखिएगा। सबसे लंबी सीमा रेखा किस राज्य के साथ लगी हुई है, वो बिहार के साथ लगी हुई है, ये भी याद रखिएगा। उसके बाद देखिए झारखंड के कुल कितने जिले उड़ीसा को सीमा स्पर्श करती है, ये आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। झारखंड के कुल कितने जिले पश्चिम बंगाल की सीमा को स्पर्श करती है, 10 जिला। झारखंड के कुल कितने जिले उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करती है, तो 1 होगा जो कि गढ़वा है। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि झारखंड का जो निर्माण हुआ है वो आर्कियन युग की चट्टान से हुआ है। ये क्वेश्चन आता है, ये याद रखिएगा, आर्कियन युग के चट्टान से हुआ है।
और इसका लगभग 90% भाग झारखंड का इसी चट्टान का विस्तार पाया जाता है। मतलब आर्कियन युग के चट्टान का 90% भाग जो है वो झारखंड में पाया जाता है। चलिए, उसके बाद आपका झारखंड की स्थिति जो है वो आपका गोंडवाना भूखंड तथा प्रायद्वीपीय पठार के उत्तर पूर्वी छोर पे है। कभी कभी ये क्वेश्चन देता है कि आपसे पूछ देगा कि झारखंड की जो स्थिति है वो कहां से कहां तक है, तो ये आपका उत्तरी पूर्वी छोर पे है, गोंडवाना भूखंड और प्रायद्वीपीय पठार के। ठीक है, चलिए और एक पॉइंट हम लोग देख लेते हैं। भारत का सर्वोत्तम कोयला और इसका सर्वाधिक भंडार, यहाँ पे सर्वाधिक होगा, सर्वाधिक भंडार गोंडवाना प्रणाली में ही पाया जाता है। चलिए अब हम लोग थोड़ा डिटेल में जानते हैं। सबसे पहले हम लोग इसके भौतिक स्वरूप को जानते हैं। चलिए, जैसा कि आप लोग मैप देख पा रहे होंगे, सबसे पहले ये पठार को देखिए, ये आपके जो है पाट का पठार है, उत्तरी बाय पठार है, राजमहल की पहाड़ी है, मध्यवर्ती पठार है, फिर आपका दक्षिणी बाय पठार है, फिर चाईबासा का मैदान है। तो इतने हम लोग पठारों में विभाजित किए हैं झारखंड को। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पाट का पठार पे चलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसका ये झारखंड का सबसे ऊंचा भूभाग है। ठीक है, 900 से 1100 मीटर इसका हाइट है। और ये जो है इसका जिला का विस्तार देखिए मैंने कर दिया है, ये आपका लातेहार, लोहरदगा और गुमला जिले में पाया जाता है। यहाँ का नेतरहाट, याद रखिएगा नेतरहाट जो है सबसे ऊंचा क्षेत्र है। अब हम लोग चलते हैं आपका मध्यवर्ती पठार। ठीक है, तो मध्यवर्ती पठार जो है वो आपका 600 मीटर है इसका। और इसका जो है, इसको एक चीज और भी नाम से जानते हैं हम लोग, रांची एवं हजारीबाग का पठार भी इसको कहते हैं। ठीक है, जो ये एरिया है। और एक चीज याद रखिएगा, जो दामोदर नदी है रांची और हजारीबाग पठार को दो भागों में विभाजित करती है, रांची और हजारीबाग के पठार। ये दूसरा सबसे ऊंचा पठार है। जैसे कि 900 से 1100 आपको बताया पाट का पठार है, तो 600 है आपका दूसरा सबसे ऊंचा पठार है। चलिए हम लोग आगे और चलते हैं। अब हम लोग चलेंगे निम्न पठार, बाह्य पठार जो है, उत्तरी बाह्य पठार। देखिए ये जो पठार है आपका, ये रांची पठार और हजारीबाग पठार के किनारे आपका अवस्थित है, देख पा रहे होंगे आप लोग। तो यहाँ पे आपका जो पारसनाथ पहाड़ी है सबसे ऊंचा इसी पठार के अंतर्गत आता है। 1365 मीटर इसकी ऊंचाई है। और इसका आपका 300 से 400 मीटर इसका जो है आपका, ये सब एवरेज आपका मीटर इसका हाइट है, ये याद रखिएगा। ठीक है, उसी प्रकार इसका जो आपका विस्तार पाया जाता है, ये आपका देखिए लातेहार, पलामू, गढ़वा, कोडरमा, हजारीबाग, चतरा, गिरिडीह आदि जिले में इसका विस्तार पाया जाता है। ये आपका उत्तरी बाह्य पठार का। चलिए अब हम लोग दक्षिणी बाह्य पठार में चल जाते हैं। दक्षिणी बाह्य पठार देखिए, इसका जिला का विस्तार जैसे आप लोग जानते होंगे, जैसे आपका पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, ये सब आपका इसके अंतर्गत आता है। 300 से 400 मीटर इसका आपका हाइट है, औसत हाइट है। और इसमें सरायकेला खरसवां का भी कुछ पार्ट है आपका, ये देख पा रहे होंगे आप लोग। चलिए अब हम लोग जो बच गया है चाईबासा का मैदान देख लेते हैं। देखिए पश्चिमी सिंहभूम और पूर्वी सिंहभूम भाग जो है वो आपका चाईबासा का मैदान, जो आप देख पा रहे होंगे, ये चाईबासा का मैदान है। तो इसकी जो औसत ऊंचाई है लगभग 150 मीटर है। तो इसमें आपका उत्तर में दलमा श्रेणी, पूर्व में धालबूम की श्रेणी, दक्षिण में कोल्हान पहाड़ी और आपका सारंडा, उत्तर पश्चिम में पोड़ाहाट की पहाड़ी से ये पूरा घिरा हुआ है। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं राजमहल की पहाड़ी, जो आप देख पा रहे होंगे सबसे ऊपर में है। इसका जो आपका औसत ऊंचाई है आपका 150 से 300 मीटर है। तो ये आपका संथाल परगना क्षेत्र में लगभग पाया जाता है। और इसमें जो है एक राजमहल ट्रैप जो होता है, ठीक है, राजमहल ट्रैप झारखंड के उत्तरी पूर्वी भाग में स्थित है, यहीं पे आपका है। और राजमहल ट्रैप जो है, एक चीज याद रखिए, बेसाल्ट चट्टानों से निर्मित है ये। चलिए जैसा कि हम लोग भौतिक विभाजन अभी थोड़ा देर पहले पढ़ लिए, अब हम लोग भूगर्भिक संरचना देखेंगे झारखंड का। तो याद रखिए झारखंड में लगभग सभी भूगर्भिक कालों में निर्मित चट्टानें पाई जाती हैं। चट्टानों की विविधता के कारण ही यहाँ बहुत तरह के खनिज पाए जाते हैं। तो चलिए हम लोग भूवैज्ञानिक काल देख लेते हैं। झारखंड का जो विभाजन है इसमें देखिए, सबसे पहले हम लोग गोंडवाना काल देखते हैं। तो ये आपका जो रेड का जो भाग है, देखिए रेड कलर से मैंने लिख भी दिया है, जितना आप देख पा रहे होंगे ये जो रेड कलर का जो भाग है ये आपका गोंडवाना काल के अंतर्गत आता है। जैसे कि देखिए आपका पलामू में है, फिर आपका
हजारीबाग, कोडरमा, धनबाद, संथाल परगना, ये सब आपका गोंडवाना काल के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं राजमहल ट्रैप। तो देखिए राजमहल ट्रैप जो आपका पिंक कलर का होगा, देखिए ये जितना भी एरिया है ये आपका राजमहल ट्रैप के अंतर्गत आता है। तो इसमें कौन कौन सा जिला आपका आएगा? साहेबगंज, दुमका, गोड्डा, सिंहभूम का भी कुछ क्षेत्र आता है। ठीक है, और फिर आपका रांची और हजारीबाग भी आता है आपका, ये सब भी थोड़ा आता है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा ये सब आता है। देख लेते हैं आपका आकर्णीयन काल जो है, तो ये आपका जो ग्रीन कलर का है ये आपका आकर्यन काल से, जिसमें कि धनबाद, गिरिडीह, संथाल परगना और पलामू ये आपका क्षेत्र आता है। चलिए एक आपका बच गया तृतीय कल्प, जो आपका दक्षिण पूर्वी सिंहभूम के अंतर्गत आता है। सिंहभूम का जो आपका पार्ट है दक्षिणी भाग का, ये पार्ट में आता है आपका। और एक आपका हो गया विंध्यन काल, जो कि आपका पलामू क्षेत्र का उत्तरी भाग में आपका ये आता है। अब हम लोग देख लेते हैं कालक्रम के अनुसार झारखंड में चट्टानों का वर्गीकरण जो है हम लोग कैसे करते हैं। ठीक है, देखिए इसमें हम लोग 7 क्रम में हम लोग कर लेते हैं, जैसे कि आपका गोंडवाना क्रम, आकरियन क्रम, विंध्यन क्रम, फिर आपका सिनोजोइक क्रम, कार्बोनिफेरस क्रम, फिर आपका प्रीमियम ट्रेसरिक क्रम, फिर आपका नवीन निक्षेपण क्रम। चलिए हम लोग जल्दी से इसका एक एक का देख लेते हैं। चलिए आपका गोंडवाना क्रम जो है, इसका काल जो है आपका प्रीमियम और जुरेसिस काल के बीच का है, तो इसी के काल को हम लोग गोंडवाना क्रम कहते हैं। झारखंड में निम्न और मध्य गोंडवाना क्रम आपका पाया जाता है। इसका जो निक्षेपण पाया जाता है, इसमें इसे जो है कोयला युग भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए प्रायद्वीपीय भारत में दामोदर नदी की घाटी में ये चट्टाने राजमहल पहाड़ियों तक इसका विस्तृत है। इसका विस्तार आपको बता दिए हैं पहले, ये गोड्डा, दुमका, साहेबगंज, ये आपका क्षेत्र में आपका इसका विस्तार पाया जाता है। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं आकरियन क्रम। भारत में पाए जाने वाले सबसे प्राचीन चट्टान समूह है ये। पृथ्वी के ठंडा होने पे सर्वप्रथम इन चट्टानों का निर्माण हुआ। नीच, ग्रेनाइट, सिस्ट, मार्बल, क्वार्ट्ज, डोलोमाइट, ये सब आपके चट्टानों का ये सब विभिन्न प्रकार है, जिसमें आपका जीवाश्म जो है इसमें अभाव होता है, इसमें जीवाश्म नहीं पाया जाता। इसी के अंतर्गत आपका धारवाड़ चट्टान भी आता है। इन चट्टानों की उत्पत्ति जो है कर्नाटक के धारवाड़ और शिमोगा जिले से में हुआ था। इसका झारखंड में ये कोल्हान श्रेणी कहा जाता है। झारखंड में इसका नाम देखिए कोल्हान श्रेणी है, याद रखिएगा इसको। चलिए सोना, तांबा, लोहा, मैग्नीज, जस्ता, टंगस्टन, क्रोमियम धातु इन्हीं चट्टानों की देन है, यहीं पे पाया जाता है। तो कई खनिज पदार्थ भी इसमें पाए जाते हैं, जैसे सीसा हुआ, अकबरक, कोबाल्ट, एस्बेस्टस, संगमरमर आदि। ये चट्टाने मुख्यतः कहाँ पे? पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला में पाई जाती है, जहां पे यहाँ का बहुत ज्यादा माइंस पाए जाते हैं। चलिए विंध्यन क्रम, देखिए विंध्यन क्रम का जो इसका अवशेष उत्तर पश्चिम में सोन नदी क्षेत्र में पाए जाते हैं। पारसनाथ जो है आपका विंध्यन श्रेणी का निकला हुआ एक भाग है, याद रखिएगा इसको। चलिए सिनेजोइक क्रम, इसका जो उत्थान है हिमालय के साथ ही हुआ, और इसको हम लोग 3 भागों में ये बांटा गया है। जैसे पहला उत्थान जो है झारखंड का पाट क्षेत्र जिसके अंतर्गत आता है, आपको जैसे बता चुका हूं मैं। दूसरा उत्थान इसके अंतर्गत रांची हजारीबाग पठार, जो कि मध्य पठार के नाम से भी जाना जाता है। और तीसरा उत्थान जो है इसके अंतर्गत रांची हजारीबाग निचले भाग और पाट क्षेत्र का भी उत्थान इसमें हुआ। चलिए आगे है आपका कार्बोनिफेरस क्रम। तो ये कहां पाया जाता है आपका? ये झारखंड के दक्षिणी पूर्वी भाग में तालचर श्रेणी में इसके अवशेष पाए जाते हैं। चलिए आगे है आपका ट्राइसिक क्रम। ठीक है, तो ये कहां कहां आपका पाया जाता है? देखिए सबसे पहले जान लेते हैं ये कि इस क्रम जो है ये महादेवी श्रेणी का निर्माण हुआ था इसी क्रम से। इसके अवशेष जो हैं वो धालभूम में पाए जाते हैं। ठीक है, दामोदर और सोन नदी में जो भ्रंश हुआ था इसी के कारण हुआ था, यही काल में। और काराकोरम श्रेणी का उत्थान भी इसी क्रम में हुआ। चलिए आगे है आपका नवीन निक्षेपण। तो इस क्रम का निर्माण है पठारी भाग के अपर्दन के कारण हुआ और मैदान की स्थिति में वो आ गया, जिसमें निचली उत्तरी कोयल बेसिन, देवघर का निम्न भाग, अजय बेसिन, संघ बेसिन आदि का निर्माण इसी क्रम में आपका हुआ। चलिए अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन है आपका, झारखंड का निर्माण किस युग के चट्टान से हुआ? आकेरियन युग। चलिए झारखंड का सबसे ऊंचा भूभाग कौन सा है आपका? पाट क्षेत्र, जो कि आपका 900 से 1100 मीटर है इसका ऊंचाई। चलिए रांची और हजारीबाग पठार को
कौन दो नदी दो भागों को से अलग करती है? ये आपका दामोदर। चलिए, राजमहल ट्रैप किस प्रकार की चट्टानों से निर्मित है? बेसाल्ट। दामोदर और सोन नदी में भ्रंश किस काल में पड़ा? ट्रायसिक काल में। चलिए, राजमहल ट्रैप झारखंड के किस भाग में स्थित है? उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है आपका। सब्सक्राइब कीजिए रमन क्लासेस यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाएं हमारे नए वीडियोस के अपडेट पाने के लिए। चलिए, सबसे शुरू में हम लोग झारखंड की नदियों को देखते हैं। सबसे पहले हम लोग दामोदर नदी के बारे में देखते हैं। आप लोग देख पा रहे होंगे दामोदर नदी यहाँ पे है। तो ये रेड कलर का जो है ये दामोदर नदी है। नीचे इसका उद्गम स्थल दिया हुआ है। लातेहार का टोरी क्षेत्र में इसका उद्गम स्थल है। और देखिए ये आपका कहां कहां बहती है। देखिए, हजारीबाग, गिरिडीह, धनबाद, बोकारो और लातेहार, इतने जिलों में ये बहती है। चलिए, अब हम लोग जानेंगे स्वर्णरेखा नदी के बारे में। तो ये देखिए, ये स्वर्णरेखा नदी है। इसका जो उद्गम है ये छोटा नागपुर का पठार, रांची का नगड़ी गांव। चलिए, इसका जो मुहाना है ये बंगाल की खाड़ी में जाके ये गिरती है। और ये रांची, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला, 3 जिले में ये बहती है, जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे। चलिए, आगे हम लोग देखेंगे बराकर नदी। बराकर नदी है आपका, ये उत्तरी छोटा नागपुर के पठार से ये निकलती है और ये आपका हजारीबाग, गिरिडीह, धनबाद होते हुए ये आपका दामोदर नदी में जाके ये मिल जाती है। तो चलिए, और कुछ नदी के बारे में हम लोग जानते हैं। अब हम लोग जानेंगे सोन नदी के बारे में। सोन नदी का जो उद्गम है ये आपका अमरकंटक की पहाड़ी से है और ये जो पलामू और गढ़वा 2 जिले में ये बहती है। और ये उत्तरी कोयल जो नदी है ये जाके सोन में जाके मिल जाती है। चलिए, यहीं पे हम लोग उत्तरी कोयल के बारे में भी जान लेते हैं। देखिए, उत्तरी कोयल जो है रांची पठार का मध्य भाग पिस्का से निकलती है और ये जाकर के सोन नदी में मिलती है। ये आपका रांची, हजारीबाग और पलामू, ये 3 डिस्ट्रिक्ट में ये बहती है। चलिए, उसी प्रकार हम लोग दक्षिणी कोयल के बारे में जान लें। दक्षिणी कोयल जो है वो छोटा नागपुर का पठार से निकलती है और ये शंख नदी में जाकर के देखिए ये नीचे में मिल जाती है। और ये जो है आपका लोहरदग्गा, गुमला, पश्चिमी सिंहभूम और रांची, इतने जिलों में ये बहती है। चलिए, उसी के नीचे शंख नदी जान लेते हैं। ये गुमला जिले का चैनपुर प्रखंड से ये निकलती है और ये जो दक्षिणी कोयल में जाके मिल जाती है और ये गुमला में ये नदी ज्यादातर ये बहती है। चलिए, अब अजय नदी के बारे में जान लें। अजय नदी जो है ये आपका बिहार के मुंगेर जिले से निकलती है और ये देवघर, दुमका और जामताड़ा से होते हुए ये बहती है। और उसके बाद आप मयूराक्षी नदी पे चलिए। मयूराक्षी नदी जो है ये देवघर का त्रिकुट पहाड़ से निकलती है। चलिए, और कुछ नदी है नीचे, हम लोग उसके बारे में जानते हैं। चलिए, जैसा कि गुमानी नदी, इसका जो उद्गम स्थल है ये आपका राजमहल है और मोहाना क्षेत्र है गंगा। चलिए, जैसा कि गुमानी नदी ये आपका उद्गम राजमहल से हुआ है और ये गंगा में जाके मिल जाती है। हाँ, और एक बात, मैंने नदी का ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, वो भी शॉर्ट ट्रिक के साथ, जिसमें कि आपका जितना भी झारखंड का नदी है उसका उद्गम आप याद कर सकते हैं। 5 मिनट में आपको याद भी हो जाएगा, शॉर्ट ट्रिक का है। मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, वहां से आप लोग एक बार जरूर देख लें। चलिए, अब हम लोग देख लेते हैं ब्राह्मणी नदी। इसका जो उद्गम है वो दुधवा पहाड़ी दुमका से है और इसकी जो सहायक नदी है गुमरो और एरो है। चलिए, फल्गु नदी, उसका उद्गम जो है छोटा नागपुर पठार का उत्तरी भाग से है। एक चीज याद रखिएगा, इसको निरंजन या लीलाजन के नाम से भी जाना जाता है। सकरी नदी के बारे में जान लीजिए। इसका जो उद्गम है वो उत्तरी छोटा नागपुर का पठार से है और इसको सुमागधी के नाम से भी जाना जाता है। रामायण में इस नदी का जिक्र है। चलिए, पंचानन नदी, इसका जो उद्गम है छोटा नागपुर का पठार है। चलिए, ये जो 2 नदी देख रहे हैं आप, दामोदर और स्वर्णरेखा, मैं इसलिए दिया हूं क्योंकि इससे हर एक एग्जाम में एक क्वेश्चन इन नदी पे पड़ता ही पड़ता है। तो चलिए, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं डिटेल से। देखिए, दामोदर नदी की जो लंबाई है 592 किलोमीटर लगभग है
जिसको कि माइल में आप 368 माइल है, और झारखंड में जो इसकी लंबाई है वो है 258 किलोमीटर। इसका जो मुहाना है ये हुगली नदी में जाके मिल जाती है। इसकी जो सहायक नदी है बराकर, बोकारो, कोनार, भेड़ा आदि है। और इसमें कुछ पॉइंट है, देखिए ये झारखंड की सबसे लंबी नदी है। इसको बंगाल के शोक से जाना जाता है और इसे देव नदी के नाम से भी जाना जाता है। और चलिए स्वर्ण रेखा नदी की जो टोटल लंबाई है 446.12 किलोमीटर है। इसका जो उद्गम है वो रांची का नगरी गांव में, और इसका जो मुहाना है वो बंगाल की खाड़ी में। चलिए सहायक नदी इसकी जो है जुमार, रारू, कांची, खरकई और संजय आदि इसकी जो है सहायक नदी है। और एक चीज याद रखिएगा, झारखंड की एकमात्र नदी है जो स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरती है। चलिए अब हम लोग खनिज संसाधन पे चलते हैं। देखिए झारखंड में जो है खनिज का बहुत विशेष स्थान है, जिसके कारण इसको भारत का रूर प्रदेश भी कहा जाता है। चलिए और कुछ पॉइंट है वो आप लोग देख लीजिए। ये पॉइंट आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आता भी है। चलिए देश की कुल खनिज उत्पादन का लगभग 40% हिस्सा वर्तमान में अकेले झारखंड राज्य में ही खनन किया जाता है, उत्खनित किया जाता है। चलिए इसका जो पोजीशन है ये आप लोग जानिए। पहला पोजीशन आपका कोल रिजर्वर में है, सेकंड पोजीशन जो है वो आयरन में है, थर्ड पोजीशन आपका कॉपर ओर में है, और सेवंथ पोजीशन जो है ये आपका बॉक्साइट में है। तो ये सब आप याद रखिएगा। और देखिए सोल प्रोड्यूस में इसका स्थान जो है प्राइम कोकिंग कोल का है, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। चलिए अब हम लोग मैप के माध्यम से इसको समझते हैं। सबसे पहले हम लोग कोल को देखेंगे, कोयला। देखिए झारखंड में कोयले का उत्पादन एवं भंडारण की दृष्टि से देश में अग्रणी स्थान है। यहां जो है आपका बिटुमिनस और एंथ्रासाइट ये दो प्रकार के कोयले पाए जाते हैं। और ये जो कोयला जो होता है ये आपका गोंडवाना क्रम की चट्टानों में होती है, जो कि मैंने प्रीवियस आपका जो वीडियो में है वो डिस्कस किया हुआ है। और देखिए इसका जो लगभग सारे जगह पे लगभग पाया जाता है, जिस प्रकार आप देख पा रहे होंगे। ये आपका गढ़वा में है, हजारीबाग में है, धनबाद में है, बोकारो में है, आपका कुछ हिस्सा आपका राजमहल क्षेत्र में है। तो कोयला में आपका पाया जाता है लगभग इन स्थानों पे। आयरन ओर जो है ये आपका सबसे ज्यादा जो है आपका पश्चिमी सिंहभूम में पाया जाता है। सबसे ज्यादा ये आपका धारवाड़ क्रम की चट्टानों में पाया जाता है। इसका जो सबसे बड़ा जो है ये नोवा मुंडी का जो खान है, यहाँ एशिया का सबसे बड़ा लोहे का खान है, ये याद रखिएगा। इसके अलावे आपका गुआ, जामदा, घाटपुर, किरुबुरु ये सब भी आपका लो अयस्क का बहुत बड़ा आपका खान है। ये सब आप याद रखिएगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, बॉक्साइट देख लेते हैं। देखिए झारखंड में बॉक्साइट का भी एक अच्छा भंडार है। बॉक्साइट जो है वो एल्युमिनियम का एकमात्र स्रोत होता है। ये जो झारखंड में जो बॉक्साइट का जो है ये पाट क्षेत्र में आपका पाया जाता है। ये जो क्षेत्र है यहाँ पे पाया जाता है। तो ये आपका गुमला और लोहरदगा का क्षेत्र है, यहाँ पे आपका बॉक्साइट बहुत ज्यादा पाया जाता है। उसी प्रकार आप माइका देखिएगा। माइका जो है आपका ये कोडरमा और हजारीबाग दो डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज्यादा पाया जाता है। और ग्रेफाइट देखिए, यहाँ पे ग्रेफाइट जो सबसे ज्यादा आपका है ये आपका पलामू में पाया जाता है। अब कॉपर ओर जो है इसको देख लेते हैं। कॉपर ओर जो है आपका ये पूर्वी सिंहभूम में सबसे ज्यादा पाया जाता है। ये जो है कॉपर ओर का आपका ये क्षेत्र है। उसी प्रकार आपका मैग्नीज ओर जो है ये आपका सिंहभूम क्षेत्र में, मतलब पश्चिमी सिंहभूम में भी कुछ पाया जाता है, और आपका ये पूर्वी सिंहभूम में कुछ पाया जाता है। चलिए हम लोग इसको डिटेल में देखते हैं। चलिए कुछ हम लोग के पास लिस्ट है उसको हम लोग देख लेते हैं, जिसमें कि आपका मिनरल्स और के दिया हुआ है और आपका डिस्ट्रिक्ट दिया हुआ है कौन जगह पे आपका पाया जाता है। तो देखिए आपका एपेटाइट है सिंहभूम में, एस्बेस्टस सिंहभूम में, बॉक्साइट आपका पलामू, रांची, गुमला, लोहरदगा में। उसके बाद चाइना के लिए आपका रांची, तुमका, साहेबगंज सिंहभूम में। फिर आपका क्रोमाइट है वो सिंहभूम में। फिर कोल आपका लगभग सब जगह मैं बता चुका हूं आपको। फिर आपका कॉपर और एंड यूरेनियम ये याद रखिएगा, जिसका कि एक ही जिला में सबसे ज्यादा पाया जाता है, ईस्ट सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम में। उसी प्रकार आपका डोलामाइट है। फिर आपका फायर क्ले है। फिर आपका गोल्ड ओर है जो कि रांची और सिंहभूम में पाया जाता है।
और ग्रेफाइट जो है ये पलामू। देखिए ये क्वेश्चन जो है ग्रेफाइट एग्जाम में आपका बार बार पूछा जाता है। तो ग्रेफाइट और कॉपर्स और आपका यूरेनियम, ये आप याद रखिएगा ये दोनों। उसके बाद फिर आयरन और, ये भी पूछा जाता है एग्जाम में सिंहभूम और पलामू में। चलिए कायनाइट जो है आपका ये सिंहभूम में, लाइम स्टोन जो है आपका हजारीबाग, संथाल परगना, पलामू, ये सब जगह में पाया जाता है। मैग्नीज और जो है वो सिंहभूम में। देखिए सिंहभूम मतलब यहाँ पे पूर्वी सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम दोनों है, ठीक है। चलिए माइका जो है आपका कोडरमा, गिरिडीह और हजारीबाग, ये 3 जगह पे। फिर आपका निकेल और जो है वो सिंहभूम में। तो ये आपका इंपॉर्टेंट है, ये आप देखिएगा 1-2 बार, आपको याद हो जाएगा। चलिए अब हम लोग उद्योग देख लेते हैं। तो पहला हम लोग देखेंगे लौह इस्पात उद्योग। चलिए पहला जो उद्योग है आपका बोकारो इस्पात कारखाना, जो कि सेल के अंतर्गत आता है। तो देखिए बोकारो इस्पात कारखाना सार्वजनिक क्षेत्र में चौथा इस्पात कारखाना है। यह सोवियत संघ के सहयोग से, ये याद रखिएगा, और 1965, ये 2 याद रखिएगा, जो कि थर्ड 5 ईयर प्लान में, मतलब तीसरा पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ हुआ। आरंभ में 29 जनवरी 1964 को एक लिमिटेड कंपनी के तौर पर निगमित किया गया और बाद में सेल के साथ इसका विलय हुआ। पहले यह सेल की सहायक कंपनी के बाद सार्वजनिक क्षेत्र लोहा और इस्पात कंपनी अधिनियम 1978 के अंतर्गत एक यूनिट बनाई गई। कारखानों का निर्माण का कार्य 6 अप्रैल 1968 ईस्वी को प्रारंभ हुआ। और एक चीज याद रखिएगा इसमें, यह कारखाना देश का पहले स्वदेशी इस्पात कारखाने के नाम से भी विख्यात है। चलिए दूसरा है आपका टाटा स्टील, जो कि जमशेदपुर में स्थित है। इसको पहले हम लोग इसको टिस्को के नाम से जाना जाता था। ये टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड अर्थात टिस्को। उसके बाद ये भारत की प्रमुख इस्पात कंपनी है, दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इस्पात कंपनी है। इसकी स्थापना जमशेदपुर में 1907 ईस्वी में की, ये याद रखिएगा 1907 ईस्वी, और उत्पादन जो है 1911। चलिए अब हम लोग एल्युमिनियम उद्योग देख लेते हैं। तो ये देखिए आपका इंडियन एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड, ये आपका मूरी में है। इसकी स्थापना जो है 1938 ईस्वी में की गई थी। ये अभी जो है वो हिंडाल्को के अंतर्गत आता है। यह दूसरा सबसे पुराना कारखाना है। इस कारखाने को बॉक्साइट लोहरदगा से कोयला दामोदर घाटी क्षेत्र से प्राप्त होता है। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। तांबा उद्योग 1924 ईस्वी में भारतीय कॉपर निगम की स्थापना की गई। इसके साथ ही घाटशिला में एक परगलन एवं सकेंद्र संयंत्र की भी स्थापना की गई। तो इसमें भारतीय कॉपर निगम को 1972 ईस्वी में हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के द्वारा अधिकृत किया गया। तो वर्तमान में जो है ये HCL के नाम से विख्यात है और ये तांबे की एकमात्र उत्पादक यहाँ पे होता है। एक मुसाबनी, ये याद रखिएगा, ये तांबे का खान है जो कि आपका पूर्वी सिंहभूम जिला में अवस्थित है। चलिए आगे है आपका इंजीनियरिंग उद्योग हेवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन HEC, ये आपका हटिया में है। इसकी स्थापना जो है 1958 ईस्वी में सेकेंड 5 ईयर प्लान में हुई थी, ये आप याद रखिएगा 1958। और इसका जो उत्पादन है 1963 ईस्वी में शुरू हुआ। ये है रूस और चेकोस्लोवाकिया, ये 2 देश के सहयोग से बना है। तो आपका 2 देश आपको याद रखना है, ये पूछता है एग्जाम में, रूस और चेकोस्लोवाकिया। HEC के जो है वो 3 इकाई हैं। पहला जो इकाई है ये फाउंड्री फोर्ज प्लांट, जो कि चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से बना है, और हेवी मशीन टूल प्लांट, जो कि चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से ही बना है। और तीसरा जो है आपका हेवी मशीन बिल्डिंग प्लांट, जो कि आपका रूस के सहयोग से बना है। ये 3 आप याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आपका कभी कभी आता है। इसी तरह और भी कुछ प्लांट हैं, जैसे आपका गोमियो विस्फोटक कारखाना, ये प्रथम पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत बना था, ये बोकारो जिले में अवस्थित है। फिर आपका फर्टिलाइजर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये सिंदरी में है। फिर पायराइट्स फास्फेट एंड केमिकल लिमिटेड सिंदरी। तो केमिकल उर्वरक से रिलेटेड जितना भी आएगा ये सिंदरी में ही आपका है। फिर आपका हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, ये आपका धनबाद में है। चलिए सबसे पहले हम लोग झारखंड की मिट्टी के बारे में जानते हैं। चलिए हम लोग इसको मैप के सहारे इसको जानते हैं। चलिए जैसा कि आप लोग झारखंड का मैप देख रहे होंगे, तो देखिए सबसे पहले लाल मिट्टी। लाल मिट्टी जो है आपका, ये झारखंड के प्राय सभी जिलों में ये पाया जाता है, इसका विस्तार, और सबसे ज्यादा आपका लाल मिट्टी पाया जाता है। यह प्रदेश की मुख्य मिट्टी है और
इस मिट्टी का जो रंग होता है ये सामान्यतः लाल होता है, मैंने लाल कलर से इसे कर दिया है, लेकिन पीला, धूसर, भूरा और कहीं कहीं काफी गहरा या काला रंग भी आपका दिखाई पड़ता है। तो ये जो लाल मिट्टी है आपका अधिकांश जो है आपका ये टाण या उच्च भूमि में दिखाई पड़ता है। तो यह मिट्टी जो है ज्वार, बाजरा, कादो, मूंगफली, गन्ना, चावल आदि के लिए आपका बहुत उपयुक्त होता है। तो देखिए ये आपका लगभग सारी जगह पाया जाता है। चलिए इससे क्वेश्चंस आपका देखिए कैसे पूछ सकता है। देखिए आपसे ये पूछेगा कि आपकी झारखंड में सर्वाधिक पाई जाने वाली मिट्टी कौन है, तो ये लाल मिट्टी है। चलिए और हम लोग मिट्टी के बारे में जानते हैं। अब हम लोग चलते हैं काली या रेगुन मिट्टी। देखिए आप लोग देख पा रहे होंगे काली या रेगुन मिट्टी। तो देखिए इस मिट्टी का विकास जो है मुख्य रूप से राजमहल ट्रैप के क्षेत्र में हुआ है। देखिए ये राजमहल क्षेत्र है, यहीं पे आपका काली और रेगुन मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, तो ये जो आपकी मिट्टी होती है ये पतले सतहों में पाई जाती है, लेकिन घाटियों में ये तहें इसकी जो होती है ये मोटी होती है। ठीक है, तो ये आपका कपास की खेती के लिए बहुत उपयुक्त मानी जाती है। ठीक है, ये मिट्टी कपास की खेती के लिए बहुत उपयुक्त है। तो राजमहल ट्रैप का जो क्षेत्र है इस मिट्टी पे धान एवं चना भी आदि की जो फसल होती है वो भी अच्छी होती है इससे। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आपका काली या रेगुन मिट्टी कहाँ पे पाया जाता है। ठीक है, तो आपको बोलना होगा कि राजमहल ट्रैप का जो क्षेत्र है वहां पे आपका सबसे ज्यादा मिलता है। चलिए अब हम लोग चलते हैं लेटेराइट मिट्टी। तो देखिए ये जो आपका देखिए जो डीप कलर का जो लाल है ये आपका लेटेराइट मिट्टी, यहाँ पे फिर आपका इस जगह पे फिर यहाँ पे। ठीक है, तो हम लोग इसको डिस्कस करेंगे कि कहाँ कहाँ पाया जाता है। देखिए यह मिट्टी का रंग जो होता है ये गहरा लाल होता है, इसमें लोह ऑक्साइड का प्रधानता होता है। तो देखिए जहां जहां पे आपका होगा वहां वहां पे लोहा आपका पाया जाएगा। ठीक है, तो झारखंड में जो लेटेराइट मिट्टी का जो है क्षेत्र है, 3 क्षेत्र है। ठीक है, एक पाट क्षेत्र, राजमहल पहाड़ी का क्षेत्र और पूर्वी जो सिंहभूम है वहां आपका ये लेटेराइट मिट्टी पाया जाता है। ठीक है, इस मिट्टी में एल्युमिनियम तथा लोहा का मिश्रित सिलिकेट भी पाया जाता है। ठीक है, तो ये आपका पूछेगा कि कौन सा जगह में पाया जाता है, तो आपको ये 3 जगह याद रखना होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग देख लेते हैं अब्रक प्रधान मिट्टी। तो देखिए अब्रक प्रधान मिट्टी जो होता है वो आपका ये क्षेत्र में पाया जाता है और आपका यहाँ पे पाया जाता है। ठीक है, तो अब्रक के खानों में ठीक है उपचय के कारण इसके समीप के क्षेत्रों में इस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। या इसका जो रंग होता है हल्का गुलाबी होता है, लेकिन यहाँ पे मैंने आपको येलो कलर से दिखाया, ये इसका हल्का गुलाबी होता है। ठीक है, तो यह मिट्टी जो है मुख्यतः आपका कोडरमा तथा हजारीबाग, याद रखिए कोडरमा और हजारीबाग में पाया जाता है ये अब्रक प्रधान मिट्टी। ठीक है, चलिए अब और जो कुछ बच गया है उस पर डिस्कस कर लेते हैं। जलोढ़ मिट्टी देखिए, तो जलोढ़ मिट्टी जो है ये आपका झारखंड में पाई जाने वाली यह मिट्टी नवीन प्रकार की मिट्टी है। ठीक है, तो यह जो आपका साहिबगंज का उत्तर पश्चिम किनारा और आपका उत्तरी पूर्वी किनारा, ठीक है, पाकुड़ का भी पूर्वी क्षेत्र में पाया जाता है। ठीक है, ये सब जगह में आपका जो है ये जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र है। चलिए और जो कुछ बच गया उस पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। एक है आपका बलुई मिट्टी। ठीक है, जो बलुई मिट्टी जो होता है ये आपका दामोदर घाटी क्षेत्र में इस मिट्टी का विस्तार सबसे अधिक पाया जाता है। तो यह आपका दामोदर घाटी की इस मिट्टी की बहुलता का मुख्य कारण यहाँ का गोंडवाना क्रम की चट्टानों का पाया जाना होता है। ठीक है, ये जो जगह है आपका ये आपका बलुई मिट्टी का जगह है। ठीक है, तो इस मिट्टी में आपका लोह अंश का अधिकता होती है। कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, जैसे कि आपका कि झारखंड में सर्वाधिक पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है, तो लाल मिट्टी। झारखंड में लाल मिट्टी का क्षेत्र का सर्वाधिक मात्रा में कहाँ पाया जाता है, कौन से क्षेत्र में, तो वह है छोटा नागपुर क्षेत्र। झारखंड में काली मिट्टी का विकास मुख्य रूप से किस क्षेत्र में हुआ है, राजमहल ट्रैप क्षेत्र में। झारखंड में बलुई मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार कहाँ पाया जाता है, दामोदर घाटी क्षेत्र में। हजारीबाग और कोडरमा क्षेत्र में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, अब्रक प्रधान मिट्टी पाई जाती है। पलामू में किस प्रकार की मिट्टी सबसे ज्यादा पाई जाती है, वो है पीली मिट्टी। झारखंड के किस क्षेत्र में धात्विक गुणों वाली मिट्टी की प्रधानता है, तो वो है पश्चिमी सिंहभूम में। झारखंड में पाई जाने वाली नवीन प्रकार की मिट्टी कौन सी है, जलोढ़ मिट्टी। झारखंड में चमकती मिट्टी वाला कौन सा जिला है, हजारीबाग में। झारखंड में विषम जाति मिट्टी का विस्तार कहाँ मिलता है, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला क्षेत्र में। निर्माण की दृष्टि से झारखंड में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, तो ये है आपका अवशिष्ट प्रकार की मिट्टी। उसके बाद है भूमि के प्रकार में
टाण का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ होता है ऊंची भूमि। चलिए आगे है, भूमि के प्रकार में दौन का क्या अर्थ होता है? नीची भूमि को हम लोग दौन कहते हैं। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस, तो जो कि आपका हाल फिलहाल का है। तो चलिए हम लोग देखते हैं, राज्य में पहली बार मिट्टी के डॉक्टरों का राज्य स्तरीय सम्मेलन 21 अगस्त 2019 को कहां पे आयोजित किया गया? तो ये है आपका रांची में। तो इसमें मिट्टी के डॉक्टर का क्या है मतलब, तो चलिए हम लोग उसको देख लेते हैं। देखिए, मिट्टी के जांच के लिए किसानों को अब कहीं नहीं भटकना होगा। किसानों को उसके गांव पे मिट्टी के डॉक्टर मुहैया होंगे। पूरे राज्य में 3164 प्रयोगशाला स्थापित करने की सरकार की योजना है और 4376 पंचायतों की हर पंचायत से दो दो महिलाओं का चयन कर 4376 ग्राम पंचायतों पर हर पंचायत से दो दो महिलाओं का चयन कर 8734 मिट्टी के डॉक्टर बनाने का लक्ष्य रखा गया है। तो इसमें देखिए ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें और भी कुछ क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं कि पूरे राज्य में कितने प्रयोगशाला स्थापित करेंगे, तो ये आप डाटा याद रखिएगा, 3164 प्रयोगशाला। और उसके बाद इसमें महिलाओं का जो चयन होगा, तो हर एक पंचायत से कितने महिलाओं का? दो दो महिलाओं का चयन होगा। तो कितने मिट्टी के डॉक्टर बनाने का लक्ष्य रखा गया है? 8734 मिट्टी के डॉक्टर बनाने का लक्ष्य रखा गया है। तो इसमें क्या होगा मिट्टी के डॉक्टर में कि हर एक महिला जो है वो के पास जाएगी और वो मिट्टी का सैंपल कलेक्ट करेगी और प्रयोगशाला में उसके मिट्टी के गुणवत्ता का इसमें जांच किया जाएगा। तो ये अब हम लोग जलवायु पे चलते हैं। देखिए, झारखंड का जो जलवायु है ये उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है। ठीक है, ये आप रट लीजिए, याद कर लीजिए, क्वेश्चन आता है आपका किस प्रकार का जलवायु है यहाँ का, तो ये आप याद रखिए ये पॉइंट को। चलिए, कर्क रेखा झारखंड हम लोग देख लेते हैं। कर्क रेखा से रिलेटेड आपका झारखंड से हर एक बार क्वेश्चन पूछता है आपका कि कौन कौन जिला आपका कर्क रेखा से होके गुजरती है। ठीक है, तो देखिए लातेहार, गुमला, लोहरदगा, रांची और रामगढ़, जो आप मैप देख रहे हैं जो रेड कलर से जो दिखाया गया है, ये आपका कर्क रेखा को दर्शाया गया है। ये ऐसे है, आपका डम्मी है। ठीक है, ये आप इसको रियल मत मानिएगा, इसे मैं बताने के लिए आपको ये दिखा दिया हूं। ठीक है, ये लातेहार, गुमला, लोहरदगा, रांची, रामगढ़, ये 5 जो डिस्ट्रिक्ट है ये कर्क रेखा से गुजरती है। चलिए अब हम लोग वर्षा पे डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, झारखंड की सबसे ज्यादा जो वर्षा होती है वो बंगाल की खाड़ी से आने वाली दक्षिण पश्चिमी मानसून हवाओं से होती है। तो आप ये पॉइंट याद रखिएगा, बंगाल की खाड़ी और दक्षिणी पश्चिमी मानसून हवाओं से। ठीक है, चलिए दूसरा है पाट प्रदेश और आपका दक्षिणी पूर्वी भाग में जो वर्षा होती है वो अरब सागर की मानसूनी शाखा से होती है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि अरब सागर से कौन सी कहां कहां वर्षा होती है, तो पाट प्रदेश और दक्षिणी पूर्वी भाग में। चलिए, सबसे ज्यादा वर्षा नेतरहाट में होती है, जो कि आपका 180 सेंटीमीटर से भी ज्यादा यहाँ पे वर्षा होती है। अप्रैल में बंगाल की खाड़ी से आने वाली नॉर्वेस्टर तूफान, ये पॉइंट देखिएगा, नॉर्वेस्टर तूफान से भी वर्षा होती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, काल बैसाखी या आम्र वर्षा भी इसको कहते हैं। ठीक है, तो झारखंड का जो वर्षा आपका जो होता है, ये पॉइंट आप लोग देखिएगा इसको, कि राज्य में जो औसत वर्षा जो है वो आपका 140 सेंटीमीटर होता है। ये आपका एग्जाम में कभी कभी पूछता है आपका कि झारखंड का जो औसत वर्षा जो होता है 140 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए अब हम लोग कृषि पे चलते हैं। झारखंड राज्य की 80% आबादी आपकी कृषि पे निर्भर है। यहाँ की भूमि जो है असमतल एवं ढलुआ है, मिट्टी प्रायः अम्लीय प्रवृत्ति की है यहाँ पे। तो यहाँ की जो कृषि है वैसायिक नहीं होकर के आपका जीवन निर्वाह प्रकृति की है। ठीक है, ये सब पॉइंट देखिएगा जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूं। राज्य में सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का जो योगदान है आपका 20% है। ये क्वेश्चन कभी कभी आता है आपका। कुल कृषि योग्य भूमि जो है आपका 38 लाख हेक्टेयर है और आपका कुल क्षेत्रफल में कृषि योग्य भूमि जो आपका है 26% है। चलिए फसल हम लोग देख लेते हैं। देखिए, फसल जो है झारखंड में जो फसल है 3 तरह की यहाँ पे फसलें होती है, आपका खरीफ, रबी, जायद या इसको गर्मा कहते हैं। ठीक है, तो देखिए आपका जो खरीफ और
रबी में, ये आपका अक्सर क्वेश्चंस पूछा जाता है हर एक एग्जाम में। तो याद रखिए, खरीफ जो फसल होता है ये वर्षा के प्रारंभ होने पे जून से जुलाई में बोई जाती है और सितंबर से लेके अक्टूबर नवंबर तक इसको काट लेते हैं। तो जिसमें आपका धान, मक्का, अरहर, मूंगफली, ज्वार, ये सब आपका खरीफ में आएगा। और रबी कब होता है? यह अक्टूबर से दिसंबर तक बोई जाती है और मार्च से अप्रैल के बीच में इसको काट लिया जाता है। तो इसमें आपका गेहूं, जौ, मक्का, चना, ये सब आपका रबी में आएगा। तो चलिए हम लोग और भी आगे देखते हैं। देखिए, इसका मुख्य जो फसल है आपका झारखंड का, ये धान है। ये आपका एग्जाम में आ सकता है, आता भी है एग्जाम में इसका। अन्य जो फसलें हैं जैसे आपका मक्का, आपका दूसरे नंबर पे मक्का का उत्पादन होता है और तीसरे नंबर पे आपका गेहूं का होता है। तो ये दोनों सर्वाधिक जो आपका उत्पादक इसका जो जिला है आपका, ये पलामू में होता है सबसे ज्यादा। ठीक है। गन्ना जो है झारखंड का आपका नगदी फसल है, याद रखिएगा। और आपका गन्ना जो है आपका, ये हजारीबाग, पलामू, दुमका, गोड्डा, साहिबगंज, लगभग आपका सभी जिले में होता है। ठीक है। फिर आपका जौ जो है ये आपका पलामू, साहिबगंज, गोड्डा, सिंहभूम, लोहरदगा, गिरिडीह में इसका उत्पादक होता है। चलिए, चना जो है आपका, झारखंड में चना का सर्वाधिक उत्पादक आपका पलामू में होता है। ये क्वेश्चंस आया भी था कोई एग्जाम में, तो ये याद रखिएगा। ठीक है। अरहर जो है यह एक दलहनी फसल है। दलहनी फसलों का उत्पादन की दृष्टि में झारखंड में चना के बाद इसकी खेती का सर्वाधिक क्षेत्र में पाया जाता है। ठीक है। तो अरहर का उत्पादन में पलामू का भी इसका प्रथम स्थान है, पलामू का। ठीक है। मसूर जो है आपका, यह आपका पलामू और संथाल परगना दो जगह में इसकी खेती सर्वाधिक होती है। मड़ुआ याद रखिएगा, रांची, हजारीबाग और गिरिडीह, तीन आपका जिले में मड़ुआ की सर्वाधिक जो है उत्पादन होता है यहाँ पे। चलिए, तिलहन जो है, तिलहन जो आपका जो फसल है, ये आपका इसके अंतर्गत सरसों, तीसी, कुसुम, सरगुजा, ये आपका पलामू प्रमंडल आपका सबसे ज्यादा उत्पादन करता है तिलहन। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इसमें देखेंगे क्या क्या हम लोग को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले वन की स्थिति हम लोग देखेंगे रिपोर्ट 2017 के अनुसार। उसके बाद वन के प्रकार देखेंगे, उसके बाद वन के उत्पादन, उसके बाद इससे रिलेटेड जो ऑब्जेक्टिव महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे, और सबसे बड़ी बात की करंट अफेयर्स देखेंगे। तो करंट अफेयर्स जो हम लोग देखेंगे तो वो हम लोग झारखंड के वन रिलेटेड जो करंट अफेयर्स अभी हाल फिलहाल में जो न्यूज़ में रहा है और उस प्रकार से जो करंट अफेयर्स बन पाया है, तो उसको मैंने इसमें शामिल किया है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं झारखंड के वन। तो भारतीय वन सर्वेक्षण की वन स्थिति रिपोर्ट 2017 के अनुसार झारखंड राज्य में कुल क्षेत्रफल के 23,553 वर्ग किलोमीटर पे वनों का विस्तार है। तो याद रखिएगा आप लोग, 2017 जो वन स्थिति रिपोर्ट है उसके अनुसार कुल क्षेत्रफल के 23,553 वर्ग किलोमीटर पे वनों का विस्तार है। तो ये डेटा जो है ये याद रखिएगा। आगे है आपका राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रों में 29.55% वनों का आवरण है। इसमें अति सघन वन 2,598, मध्यम सघन वन 9,686, खुला वन 11,269 वर्ग किलोमीटर पे है। तो देखिए, जिसने इसमें जो ब्लू कलर से मैंने कर दिया है, ये सब आप डेटा को याद रखिए। क्वेश्चंस आपका कहीं से भी पूछा जा सकता है, तो आप लोग इसको नोट्स भी बना सकते हैं। उसके बाद रिकॉर्डेड जो वन है वो है 23,605 वर्ग किलोमीटर, ये याद रखिए। चलिए, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, ये मैप है आपका जिसमें कि वनों की स्थिति को दर्शाया गया है। चलिए, अब हम लोग देखते हैं सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले कौन कौन से जिले हैं। तो सबसे पहले पश्चिमी सिंहभूम 3,366 वर्ग किलोमीटर, लातेहार 2,404 वर्ग किलोमीटर, चतरा 1,766 वर्ग किलोमीटर, गढ़वा 1,390 वर्ग किलोमीटर। तो इसमें आप इतने जो हैं
वर्ग किलोमीटर जितना दिया हुआ है, आप इतना डाटा को याद नहीं कर सकते हैं, तो आप एक काम कीजिएगा, इसमें ये सीरियली आप जरूर देखिएगा कि सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले जिले कौन कौन से हैं। पश्चिमी सिंहभूम पहला वाला याद कर लीजिएगा 3366 वर्ग किलोमीटर। उसके बाद आपका लातेहार, चतरा, गढ़वा, ये आप सीरियली याद रखिएगा, क्योंकि आजकल क्वेश्चन जो है वो सीरियली भी पूछ सकता है, क्रम में भी आपको दे सकता है। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं न्यूनतम वन क्षेत्रफल वाले जिले कौन कौन से हैं। तो इसमें जामताड़ा फर्स्ट पे है, सेकंड पे देवघर है, तीसरा पे धनबाद है, पाकुड़ है। उसके बाद ये बाकी बात जो है ये वर्ग किलोमीटर है। सबसे कम वाले में आप 97 वर्ग किलोमीटर इसको याद रख सकते हैं। चलिए अब हम लोग याद कर लेते हैं सर्वाधिक 1% वाले जिले कौन कौन से हैं। तो इसमें जो दिया गया है आपका, तो इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा, इसमें जिला का जितना क्षेत्रफल है उसमें कितना वन है उस हिसाब से दिया गया है। तो देखिए लातेहार आपका पहला है सबसे ज़्यादा, उसके बाद चतरा, उसके बाद पश्चिमी सिंहभूम, उसके बाद कोडरमा। तो इसका आप परसेंटेज याद कर सकते हैं। लातेहार का है 56.02, चतरा का 47.50। उसके बाद जो है आप लोग इसको देखिए, तो इसमें आपको याद रखना है लातेहार 56.02। बाकी बात इसको आप क्रम में याद रखिएगा कि लातेहार के बाद चतरा, उसके बाद पश्चिमी सिंहभूम, उसके बाद कोडरमा। तो ये आपका सर्वाधिक है। न्यूनतम की बात कर लें तो इसमें जामताड़ा आपका सबसे कम में आता है, उसके बाद देवघर, उसके बाद धनबाद, उसके बाद पाकुड़। देखिए अब हम लोग देख लेते हैं वन के प्रकार। तो वन के प्रकार में हम लोग रक्षित वन को सबसे पहले देखते हैं। तो रक्षित वन क्या होता है? जिन वन पे मनुष्यों को कुछ प्रतिबंधों के तहत पशु चराने एवं लकड़ियों काटने की अनुमति प्राप्त है, जिसका कि आपका रक्षित वन जो है वो 19,185 वर्ग किलोमीटर है। इसको वर्ग किलोमीटर आप इसको देखिएगा। उसके बाद राज्य में कुल वन क्षेत्र का 81.28% है। तो इसका जो है 81.28%। विस्तार पूछता है कि सबसे ज़्यादा रक्षित वन कौन से जिला में पाया जाता है, तो हजारीबाग है, उसके बाद गढ़वा, पलामू और रांची उसके बाद है। चलिए अब हम लोग संरक्षित वन देख लेते हैं। ये संरक्षित वन क्या होता है? जिन वन पे मनुष्यों को पशु चराने एवं लकड़ियों काटने पे पूर्णतः प्रतिबंध हो। तो इसका आपका जो कितने वर्ग किलोमीटर पे है? 4,387 वर्ग किलोमीटर पे। प्रतिशत में देखा जाए तो 18.58% है। और विस्तार जो है सबसे ज़्यादा आपका पोरहाट और कोल्हान जो है क्षेत्र है उसमें ज़्यादा है। उसके बाद राजमहल एवं पलामू के वन। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं आगे अवर्गीकृत वन कहा जाता है, जिसमें कि रक्षित और संरक्षित की श्रेणी में वो नहीं आते हैं। तो ऐसा वर्ग किलोमीटर है टोटल आपका। प्रतिशत देखा जाए तो 0.14। उसके बाद इसका जो विस्तार है सबसे ज़्यादा साहिबगंज जिले में इसका विस्तार है। उसके बाद पश्चिमी सिंहभूम, दुमका और हजारीबाग है। कहते हैं वायुमंडल की दृष्टि से वन के प्रकार। तो पहला है आपका उष्णकटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वन। तो ये उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां औसत वर्षा जो है 120 सेंटीमीटर से अधिक होती है। याद रखिएगा 120 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्र हैं रांची, लोहरदगा, सिमडेगा, सरायकेला, पूर्वी एवं पश्चिमी सिंहभूम और संथाल परगना। तो प्रमुख वृक्ष जो है इसमें कौन कौन से आते हैं? साल, सागवान, शीशम, गम्हार, जामुन, कटहल, आम, करंज, पलास, महुआ, जामुन आदि। और इसका जो परसेंटेज है राज्य में 2.66% वन इसके अंतर्गत आते हैं। चलिए अब हम लोग आगे देख लेते हैं उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन। जैसे कि आप पतझड़ से ही आपको क्लियर हो गया होगा कि वहाँ पे शुष्क से ही आपको क्लियर हो गया होगा, जहाँ की आपका औसत वर्षा 120 सेंटीमीटर से कम होती है तो उसको उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन कहा जाता है। और ये उन क्षेत्रों में पाया जाता है। तो इसका जो प्रमुख क्षेत्र है वो कहाँ है? पलामू, गिरिडीह, सिंहभूम, हजारीबाग, धनबाद, संथाल परगना। और इसमें झाड़ियों एवं घास की प्रधानता होती है। बांस, नीम, पीपल, खैर, पलास, गुलर आदि। और इसमें जो राज्य का जो है 93.25% इसके अंतर्गत आते हैं। तो इसमें वन का उत्पाद में सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि मेजर फॉरेस्ट प्रोडक्ट, मुख्य वन उत्पाद इसमें कौन कौन से हैं। तो इसमें मुख्यतः काष्ठ उत्पाद एवं जलाऊ लकड़ी को रखा जाता है, जिसमें वे वृक्ष प्रजाति सम्मिलित हैं जिसमें कि इमारतियां लकड़ियां प्राप्त होती हैं। तो इसके प्रमुख वृक्ष जो हैं साल हैं। तो साल को झारखंड का राजकीय वृक्ष कहा जाता है। उसके बाद शीशम, महुआ, गहमार,
सागवान, जामुन, आम, कटहल, केंदू, सेलम आदि। तो ये सब आपके मेजर फॉरेस्ट प्रोडक्ट में आते हैं। अब उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट। तो इसमें देखिए लाह जो है माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट है, गौण वन उत्पाद इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं। तो भारत में लाह उत्पादन का 50% झारखंड से ही होता है, ये याद रखिएगा। उसका जो उत्पादन क्षेत्र है रांची, खूंटी, लातेहार, गुमला, सिमडेगा, गढ़वा, दुमका, सरायकेला आदि। और भारतीय लाह शोध अनुसंधान केंद्र जो है वो नामकुम में स्थित है। ये पॉइंट याद रखिएगा कि भारतीय लाह शोध अनुसंधान केंद्र जो है नामकुम रांची में स्थित है। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट के अंतर्गत केंदू पत्ता। इसका उपयोग बीड़ी एवं तंबाकू निर्माण में किया जाता है। राजस्व प्राप्ति में झारखंड का प्रमुख उत्पाद है। और उसके बाद यह पलामू प्रमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। ये याद रखिएगा आप, केंदू पत्ता जो है पलामू प्रमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है और राजस्व प्राप्ति में झारखंड का प्रमुख उत्पाद है। उसके बाद चलिए हम लोग आगे देख लेते हैं तसर रेशम। उत्पादन की दृष्टि में भारत में प्रथम स्थान, लगभग 60% देश का उत्पादित किया जाता है। उसके बाद रेशम कीड़ों का पालन वृक्ष, लेकिन इसमें जो तसर रेशम जो प्राप्त किया जाता है वो रेशम कीड़ों से, तो उसका जो पालन वृक्ष होता है कहाँ पे होता है, ये साल, सहतूत, अर्जुन, ये सब में। उसके बाद तसर अनुसंधान केंद्र जो कहाँ पे है वो नगड़ी, रांची में है। उसके बाद हम लोग देखते हैं खैर। कत्था के उत्पादन में सहायक होता है खैर। उसके बाद यह पलामू प्रमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। उसके बाद माइनर में ही और एक आता है बांस। इसका उपयोग कागज उद्योग एवं घरेलू कार्यों में किया जाता है। अब हम लोग कुछ देख लेते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस आपका क्या बनता है, एक बार आपका रिवीजन भी हो जाएगा। चलिए, झारखंड में वनों का विस्तार कितना है, तो 23,553 वर्ग किलोमीटर। राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रों में कितना प्रतिशत वनों का आवरण है, तो 29.55%। लोग देखते हैं केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय की जारी रिपोर्ट के अनुसार झारखंड के वन आवरण में कितने वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है, तो इसका सही आंसर है 29 वर्ग किलोमीटर। तो ये क्वेश्चन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आपका एग्जाम में आ सकता है। तो पहले कितना था, 23,524 और अभी का जो रिपोर्ट के अनुसार 23,553 वर्ग किलोमीटर, ये याद रखिएगा। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं झारखंड का सबसे प्रमुख एवं राजकीय वृक्ष कौन सा है, साल। किस वृक्ष को वर्णपाती वृक्षों का राजा कहा जाता है, तो साल को कहा जाता है। झारखंड का सर्वाधिक वनाच्छादित जिला कौन सा है, सबसे जो है वन कहाँ पाया जाता है, पश्चिमी सिंहभूम में। उसके बाद हम लोग देखते हैं झारखंड का सर्वाधिक वन प्रतिशत वाला जिला कौन सा है, तो ये लातेहार है। तो इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा, सर्वाधिक 1% वाला यदि पूछता है तो वो जिला के क्षेत्रफल में कितना परसेंट वन है उस हिसाब से बोला गया है, तो वो लातेहार होगा। उसके बाद आगे है आपका झारखंड में सबसे कम वनाच्छेद वाला जिला कौन है, जामताड़ा। और झारखंड का सर्वाधिक 1% वाला जिला जो कौन है वो है जामताड़ा। चलिए आगे क्वेश्चन है झारखंड में केंदू पत्ता सर्वाधिक मात्रा में किस प्रमंडल में पाया जाता है, वो है आपका पलामू। तसर रेशम उत्पादन की दृष्टि में झारखंड भारत में कौन सा स्थान रखता है, तो पहला स्थान रखता है। तसर अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, नगड़ी, रांची में। उसके बाद भारतीय लाह शोध अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, नामकुम, रांची में। चलिए उसके बाद है भारत में लाह उत्पादन का कितना प्रतिशत झारखंड से होता है, तो वो 50%, याद रखिएगा। आगे क्वेश्चन है आपका झारखंड में कैंपा, जिसको कि हम लोग हिंदी में प्रतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण कहते हैं, को कब अधिसूचित किया गया, तो वो 2009 में। चलिए आगे क्वेश्चन है झारखंड में वन प्रबंधन का सर्वप्रथम प्रयास किसके द्वारा किया गया, तो JF हैबिट। मुख्यमंत्री जन वन योजना कब शुरू की गई, 2016 में। उसके बाद है अभी हाल ही में भारत सरकार की जल शक्ति अभियान में झारखंड का कौन सा जिला को पूरे देश में प्रथम स्थान मिला है, तो ये आपका करंट अफेयर्स क्वेश्चन है, देखिए। तो ये इसका सही आंसर होगा धनबाद। चलिए आगे क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में बांस कारीगर मेला 2019 का आयोजन झारखंड के किस शहर में किया गया, तो ये क्वेश्चंस को आप लोग खुद से बनाइएगा और इसको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा, इसका सही आंसर क्या होगा।
अगला वीडियो में मैं इसका आंसर आपको बता दूंगा। आप लोग इसको सर्च कीजिए थोड़ा कि इसका सही आंसर क्या होगा। चलिए आगे है आपका झारक्राफ्ट का गठन कब किया गया। सही आंसर है 2006 ईस्वी में। में वन्य प्राणी संरक्षण, तो इसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे कि झारखंड में कितने वन्य जीव अभयारण्य है, कितना नेशनल पार्क है, कितना बर्ड सेंचुरी है, कितना प्रमुख पक्षी विहार है, और हम लोग देखेंगे उसके साथ में ही कितना जैविक उद्यान है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहले हम लोग क्वेश्चन से शुरू करेंगे, उसके बाद कुछ इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट होगा तो मैं आप लोग को इसमें बता दूंगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन है कि कौन सा राष्ट्रीय उद्यान झारखंड का इकलौता राष्ट्रीय उद्यान है और झारखंड का एकमात्र टाइगर रिजर्व है। तो इसका सही आंसर होगा बेतला राष्ट्रीय उद्यान, इसको याद रखिएगा। हम लोग कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं, जैसे कि एग्जाम में आपका स्थापना भी पूछ सकता है, जिला भी पूछ सकता है और क्षेत्र विस्तृत भी पूछ सकता है। तो आपको ये 3-4 चीज़ों को जानना आवश्यक है। चलिए स्थापना जो है वो 1986 ईस्वी में, जिला लातेहार, और क्षेत्र विस्तृत यदि पूछता है तो 231.6 वर्ग किलोमीटर इसका होगा। चलिए हम लोग और भी कुछ जान लेते हैं कि प्रमुख वन्य जीव बाघ, शेर, तेंदुआ, चीतल, सांभर, गौ, चिंकारा, नीलगाय, जंगली सुअर आदि यहाँ पे पाए जाते हैं। तो चलिए अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन में चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये है आपका कि बेतला राष्ट्रीय उद्यान में कब विश्व की पहली शेर की गणना की गई। तो 1932 ईस्वी में। उसके बाद है आगे का क्वेश्चन, किस अभ्यारण्य में 1973-74 में बाघ परियोजना की शुरुआत की गई या शुरू की गई। तो इसका सही आंसर होगा बेतला राष्ट्रीय उद्यान। तो ये बेतला से रिलेटेड है। और भी चलिए हम लोग देख लेते हैं। आगे क्वेश्चन है आपका कि झारखंड में कितने वन्य जीव अभ्यारण्य हैं। तो याद रखिएगा 11 यहाँ पे वन्य जीव अभ्यारण्य है। तो चलिए हम लोग एक एक करके एक चार्ट के थ्रू हम लोग इसको देखते हैं। तो देखिए इसमें अभ्यारण्य का नाम है, जिला है, स्थापना वर्ष है और वन्य जीव है। तो क्वेश्चन देखिए आपका, आजकल क्वेश्चंस क्या होता है कि स्थापना भी आपका कभी कभी पूछ देता है और कौन सा जिला में अवस्थित है ये भी पूछता है। तो चलिए हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले दालमा अभ्यारण्य, ये कहाँ है, पूर्वी सिंहभूम में, 1976 ईस्वी में। वन्य जीव यदि आप देख लीजिए, इसमें प्रमुख वन्य जीव कभी कभी पूछता है तो इसको भी आप लोग देख सकते हैं, हाथी, तेंदुआ, हिरन। चलिए उसके बाद दूसरा है आपका पलामू जिला, पलामू जिला में अवस्थित है, 1976 ईस्वी में। हाथी, बाघ, तेंदुआ, हिरन आदि वन्य जीव यहाँ पे पाए जाते हैं। तीसरा आपका है हजारीबाग, ये आपका हजारीबाग में ही है, 1976। तेंदुआ, हिरन, सांभर। फिर है महुआ टांड़ भेड़िया अभ्यारण्य, ये आपका है लातेहार में, ये 1976 ईस्वी में हुआ है। भेड़िया, तेंदुआ, हिरन, वाइल्ड ब्रोवर ये सब आपके पाए जाते हैं। गौतम बुद्ध अभ्यारण्य कहाँ पे है, कोडरमा में है, 1976 ईस्वी में। चीतल, सांबर, नीलगाय इसमें प्रमुख वन्य जीव हैं। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको स्थापना बता देता हूँ। तो ये सब जो स्थापना है 1976 ईस्वी में है। तो ये देखिए ये आपके दालमा हुए, पलामू, हजारीबाग, महुआ टांड़, गौतम बुद्ध 1976 ईस्वी में ही किया गया है। बाकी बात पलामू का तो आपको पता ही है कि पलामू, हजारीबाग आपको याद रखना है। दालमा अभ्यारण्य पूर्वी सिंहभूम, और महुआ टांड़ लातेहार, और गौतम बुद्ध कोडरमा, इतना आपको याद रखना है। ये आप यदि नहीं भी करते हैं तो चलता है, ठीक है। आपको ये 3 चीज याद रखना होगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे है आपका तोपचांची, वो धनबाद में है, 1978 ईस्वी में, 2 साल बाद, ये याद रखिएगा। तेंदुआ, हिरन यहाँ के प्रमुख जानवर है। उसके बाद लवालंग, ये चतरा में है, 1978 में। बाघ, तेंदुआ, हिरन, नीलगाय, सांबर। उसके बाद आपका तो ये दोनों आपका 1978 में, तोपचांची और लावालंग। तोपचांची धनबाद में, लावालंग चतरा में, 1978। उसके बाद पारसनाथ, ये आपका गिरिडीह में है, 1981 में। उसके बाद आगे हम लोग देखते हैं कोडरमा अभ्यारण्य, कोडरमा में 1985 ईस्वी में। तो इसके जो प्रमुख जंतु हैं तेंदुआ, हिरन। उसके बाद पालकोट गुमला में है, 1990 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई है। उसके बाद उधवा झील पक्षी विहार जो कि आपका साहेबगंज में है, 1991 में। तो आप नाम और स्थान ये आप जरूर याद रखिए और इसकी स्थापना वर्ष
ये आपको एग्जाम में पूछता ही है, एक क्वेश्चन आपका इससे पक्का रहता है। 11 को आपको याद करना है, जिसमें कि आपका कुछ तो नाम से ही है तो आपको याद रखने में उतनी दिक्कत नहीं है। बाकी बात कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि पालकोट हुआ, लावालौंग हुआ, तो चांची हुआ, ये सब थोड़ा आप एक दो बार प्रैक्टिस कीजिएगा तो हो जाए। चलिए अब हम लोग देखते हैं आगे, कौन सा अभ्यारण्य राज्य का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है। ये क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा गया है, तो ये होगा पलामू वन्यजीव अभ्यारण्य, जो कि आपका 794 वर्ग किलोमीटर पे स्थित है। इस तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। दूसरा नंबर पे आपका लावालौंग है, जो कि 207 वर्ग किलोमीटर पे है, और तीसरा आपका हजारीबाग है, जो कि 186 वर्ग किलोमीटर पे स्थित है। चलिए आगे है आपका, किस अभ्यारण्य में 1992 में हाथी परियोजना प्रारंभ की गई, तो वो आपका दालमा है। दालमा जो है वो हाथी के लिए बहुत फेमस है, तो ये याद रखिएगा। 1992 में हाथी परियोजना कहाँ हुआ, दालमा अभ्यारण्य में। अब हम लोग देख लेते हैं प्रमुख पक्षी विहार आपके कौन कौन से हैं। तो पहला है आपका उधवा पक्षी विहार साहिबगंज, ईचागढ़ पक्षी विहार सरायकेला खरसुआ, चंद्रपुरा पक्षी विहार बोकारो, तेनूघाट पक्षी विहार बोकारो, तिलैया पक्षी विहार कोडरमा। तो ये सब आपके प्रमुख पक्षी विहार हुए। अब चलिए हम लोग प्रमुख जैविक उद्यान देख लेते हैं। तो पहला आपका है बिरसा भगवान जैविक उद्यान और मांझी रांची, मगर प्रजनन केंद्र मोटा रुका, बिरसा मृग विहार कालामाटी खूटी, और जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान बोकारो। तो ये सब आपके प्रमुख जैविक उद्यान हैं। तो ये सब से भी आपके क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए ये थे आपके प्रमुख पक्षी विहार। चलिए अब हम लोग देखते हैं आगे कि झार पार्क प्रबंधन एवं विकास प्राधिकरण द्वारा कितने पार्कों को शामिल किया गया है। तो ये टोटल आपके 10 पार्क को शामिल किया गया है। तो वो कौन 10 पार्क हैं ये आपको जानना चाहिए। चलिए मैं बता देता हूँ आपको, एग्जाम में भी आपका पूछा जा सकता है। तो चलिए वो 10 पार्क हैं आपके, बिरसा मुंडा जैविक पार्क रांची, नक्षत्रवन रांची, दीनदयाल पार्क, सिद्धू कान्हू पार्क, ऑक्सीजन पार्क, श्री कृष्ण पार्क, जो ये सब आपके रांची में ही है। बाकी बाद आपका निर्मल महतो पार्क हजारीबाग, अम्बेडकर पार्क आपका सिल्ली, और उसका घोड़बंदा थीम पार्क जमशेदपुर, और आपका सिद्धू कान्हू पार्क दुमका। तो ये सब आप जो है याद रखिए, 10 आपका झार पार्क के रूप में ये किया गया है। तो चलिए अब हम लोग कुछ इसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जो है वो हम लोग देख लेते हैं, जो कि करंट अफेयर्स का है। तो अभी हाल फिलहाल में ही जो करंट अफेयर्स था जो इम्पोर्टेंट था, कि अभी हाल ही में वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग ने किन 2 राज्यों के बीच टाइगर कॉरिडोर बनाने का निर्णय लिया है। तो ये आपका झारखंड और छत्तीसगढ़ के बीच। चलिए ये थे आपके झारखंड में वन्य प्राणी संरक्षण से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट। झारखंड की कृषि, तो इसमें हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को करेंगे, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए देखते हैं, झारखंड की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है, कृषि। झारखंड की कितनी भूमि कृषि योग्य है, तो 38 लाख हेक्टेयर, जो कि ये क्वेश्चन आपका हर एक एग्जाम में लगभग आपका पूछा ही जाता है। बहुत सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है, याद रखिएगा। 38 लाख हेक्टेयर झारखंड में की जो भूमि है वह कृषि योग्य है। चलिए आगे क्वेश्चन है आपका, बजट 2019-20 के अनुसार झारखंड में कितने लाख किसान अपने आजीविका के लिए कृषि प्रक्षेत्र का निर्भर हैं। तो ये होगा आपका 38 लाख। चलिए आगे है आपका, झारखंड की कितनी प्रतिशत कुल भूमि पे कृषि कार्य किया जाता है। तो ये 23% होगा। चलिए आगे है आपका, राज्य में लगभग कितनी प्रतिशत प्रतिभूमि पाई जाती है। 14.79, ये याद रखिएगा, 14.79। चलिए आगे है आपका, राज्य में जोतों का औसत आकार प्रति व्यक्ति कितना हेक्टेयर है। तो आपका है 1.17। चलिए आगे क्वेश्चन है आपका, झारखंड में कुल बोया गए क्षेत्र में कितने प्रतिशत हिस्से पे धान की खेती होती है। तो इसका सही आंसर होगा 60%। राज्य में लगभग कितनी प्रतिशत जनसंख्या कृषि कार्य में संलग्न है। तो ये होगा आपका 80%।
उसके बाद झारखंड में खरीफ फसल को कितने भागों में बांटा गया है? तो आंसर होगा भदई और अगहनी। चलिए आगे है आपका, राज्य की कुल कृषिगत भूमि का कितना प्रतिशत में अगहनी फसल होता है? तो इसका सही आंसर होगा 70%। चलिए आगे है आपका, राज्य में कितनी प्रतिशत भाग पर भदई फसल की कृषि की जाती है? तो ये है 20%। क्वेश्चन है, राज्य की कुल कृषिगत भूमि का कितना प्रतिशत में रबी फसल होता है? तो याद रखिएगा 10%। तो भदन है, झारखंड की कौन सी फसल जो है प्रमुख खाद्य फसल है? धान। चलिए, झारखंड राज्य की सर्वाधिक उत्पादित की जाने वाली प्रमुख फसल कौन सी है? धान की है। उसके बाद है, दूसरी सबसे अधिक उत्पादित की जाने वाली फसल मक्का है। झारखंड में दलहन एवं तिलहन का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो वो पलामू प्रमंडल में होता है। याद रखिएगा, दलहन और तिलहन का जो है सबसे ज्यादा जो होता है पलामू प्रमंडल में होता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ज्वार एवं बाजरा की सर्वाधिक उत्पादित करने वाला जिला कौन सा है? तो वो है आपका हजारीबाग। गेहूं का उत्पादन किस जिले में सर्वाधिक होता है? पलामू। चना का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है? पलामू में होता है। झारखंड राज्य को चावल की श्रेणी में किस पुरस्कार से नवाजा गया है? तो वो है कृषि कर्मण पुरस्कार। उसके बाद आगे हम लोग बढ़ते हैं। राज्य सरकार द्वारा किसानों को कृषि कार्य हेतु 5,000 रुपये प्रति एकड़ प्रति वर्ष आर्थिक सहायता देने के उद्देश्य से कौन सी नई योजना आरंभ की गई है? तो यह है मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना। तो ये योजना आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट योजना है, इससे आपके क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे ही। तो चलिए हम लोग इसके बारे में और भी इसको थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं। देखिए, खरीफ फसल के लिए प्रति वर्ष प्रति एकड़ 5,000 रुपये दिए जाएंगे। ऐसे लघु एवं सामान्य किसान जिनके पास 5 एकड़ तक जमीन है, इन्हें उसका लाभ मिलेगा। झारखंड के 22,76,000 किसानों को इसका सीधा लाभ मिलेगा। झारखंड सरकार इस योजना पे 2,250 करोड़ रुपये झारखंड की 45 लाख एकड़ कृषि जमीन पर किसानों को इस योजना का लाभ मिलेगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। सूखे की स्थिति से निपटने के लिए कौन सी नई योजना लागू करने का निर्णय लिया गया है? तो यह है सुजलाम सुफलाम योजना। चलिए आगे क्वेश्चन है, अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रांची से किसानों के लिए सामाजिक सुरक्षा कवच उपलब्ध के लिए मासिक पेंशन के रूप में कौन सी नई योजना शुरू की है? तो ये आपका करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, इसी महीने का है। तो इसका मैं बता दूं आपको, यह योजना का नाम है प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना। तो चलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, झारखंड में गर्म जल कुंड। तो आप देखेंगे कि कोई भी झारखंड का एग्जाम हो, झारखंड एसएससी हो या जेपीएससी हो, तो इससे एक क्वेश्चन आपका रहता है। तो इसमें किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, आज हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। और इसमें हम लोग प्रमुख जो इसके जो गर्म जल कुंड है उस पर हम लोग बात करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो मैंने एक चार्ट बना दिया है जिसमें कि मैं इम्पोर्टेंट को जितना भी है उसको मैंने कवर करने की कोशिश किया है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, सूरज कुंड या इसका सूर्य कुंड भी इसका नाम है, ये आपका जिला जो है वो हजारीबाग में स्थित है। और इसके जो प्रमुख पॉइंट हैं तो हम लोग उसमें कैसे देखेंगे। देखिए, इसका जो 88 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर 190 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो कोई एग्जाम में एक बार पूछा भी था कि कितना इसका सेंटीग्रेड है या कितना फ़ारेनहाइट है, इस टाइप का क्वेश्चन आपका कोई एग्जाम में पूछा था। तो इसका सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि भारत का सर्वाधिक गर्म जल कुंड है। और तो भारत का है तो झारखंड का भी सबसे ज़्यादा ही होगा ये। तो ये आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट है सूरज कुंड, जिसको कि सूर्य कुंड से भी नाम से हम लोग जाने जाता है। चलिए अब हम लोग और भी कुछ देख लेते हैं। जैसे कि आपका ताता पानी, ये कहाँ है? लातेहार में है। उसके बाद हम लोग देखिए ततलोई, ये आपका दुमका में है, भुरभुरी नदी पे स्थित है। फिर आपका है तापात पानी, ये भी दुमका में है। रानी बहल दुमका में, झरिया पानी दुमका में। चलिए और हम लोग कुछ देख लेते हैं। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, मैंने एक लिस्ट में कर दिया है। जैसे कि आपका दुमका जिला में कौन कौन सा गर्म जल कुंड है। तो देखिए, दुमका जिला में आपका जैसे ततलोई, ये आपका दुमका जिला में है, तो ये भुरभुरी नदी पे स्थित है।
फिर है आपका तापात पानी, रानी बहल, झरिया पानी, बारा झरना, झुमका या भूमका, नूनबिल या फिर सुसुम पानी, ये सब आपका जो है वो दुमका में है। तो इसको एक दो बार प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको ये याद हो जाएगा। तो ये इसलिए मैंने एक साथ आपका दुमका जिला में जो जो स्थित है मैंने उसको कर दिया है। और जैसे कि आपका ततलई जो है वो बुरबुरी नदी पे स्थित है, तापात पानी आपका मयूराक्षी नदी पे है, रानी बहल जो है वो मयूराक्षी नदी पे है। तो इसमें आपको सिर्फ इसमें जो है आपका नाम और कौन सा जगह पे स्थित है ये आपको देखना है, ठीक है। उसी प्रकार हम लोग जैसे कि और भी कुछ कुछ देख लेते हैं। जैसे कि आपका कावा, ये आपका हजारीबाग में है, हरहद ये भी आपका हजारीबाग में है। तो कावा और हरहद हो गया आपका हजारीबाग। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। देखिए आगे है आपका बारामसिया, ये पाकुड़ में है, शिवपुर सोता पाकुड़, फिर आपका लाडला उहत ये आपका पाकुड़ में है, फिर आपका है सिद्धपुर ये भी पाकुड़ में है। तो मैंने एक साथ आपका इसको कर दिया है, ये सब पाकुड़ में है। तो आप लोग कॉपी में इसको नोट कर सकते हैं, जिला का भी नाम लिख दीजिएगा और आपका जो गर्म जोश होता है उसको भी आप एक साथ इसको कर सकते हैं। चलिए आगे है आपका दलहाई कुंड, ये आपका बोकारो में है, दुआरी ये आपका चतरा में है, उसके बाद है चरक खुर्द धनबाद टुंडी में है स्थित, उसके बाद है तेतलिया ये आपका धनबाद जो कि दामोदर नदी के तट पर स्थित है। तो ये सब आपके जो हैं ये प्रमुख गर्म जल कुंड हैं। आजकल क्वेश्चंस कहाँ से पूछता है ये आप कह नहीं सकते हैं, तो इसलिए आपको प्रमुख कम से कम इतना तो आपको करके जाना ही है कोई एग्जाम में कि आपका क्वेश्चन छूटे नहीं। चलिए एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, चलिए आप लोग इसको कीजिए। देखिए एक आपका इंटरेस्टिंग है कि बोकारो सिटी से 27 किलोमीटर दूर एक अनोखे कुंड में नहाने के बाद लोग दूर दूर आते हैं यहाँ पे। इस कुंड पे कई वैज्ञानिकों ने रिसर्च किया आखिर पानी कहाँ से आता है, लेकिन आज तक इसके रहस्य से पर्दा नहीं उठ पाया। लोगों का मानना है कि पानी में जो भी मन्नत मांगता है उसकी सारी मन्नत पूरी होती है। इसमें सबसे खास बात यह है कि अगर आप इस कुंड के सामने आप ताली बजाएंगे तो पानी अपने आप ही निकल आएगा। तो इस कुंड में पानी इतनी तेजी से निकलता है कि मानो बर्तन में पानी उबल रहा है। तो ये किस कुंड के बारे में बात कर रहा है, ये आपका दलहाई कुंड जो कि आपका बोकारो में स्थित है। चलिए अब हम लोग कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कर लेते हैं। चलिए जैसा कि क्वेश्चन है आपका कि झारखंड का सर्वाधिक गर्म जल कुंड कौन सा है, तो इसका सही आंसर होगा सूर्यकुंड। इसमें यदि क्वेश्चंस आपका ये भी पूछे कि भारत का सर्वाधिक गर्म जल कुंड कौन सा है, तो इसका भी आंसर सूर्यकुंड ही होगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन है आपका सूर्यकुंड गर्भ जल कुंड का सामान्य तापमान कितना है, तो याद रखिएगा आप 169 से 190 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसको सेंटीग्रेड में भी आप याद रखिएगा जो कि हम पहले आपको बता चुके हैं। चलिए आगे आपका है कावा गर्म जल कुंड किस जिले में स्थित है, तो इसका सही आंसर होगा हजारीबाग। उसके बाद क्वेश्चन है लाडला उदय गर्म सोता किस जिले में स्थित है, पाकुड़ में है। चरक खुर्द जलकुंड किस जिले में स्थित है, तो ये है धनबाद। ताता पानी गर्म जलकुंड किस जिले में स्थित है, इसका सही आंसर होगा लातेहार। फिर उसके बाद है तापात पानी गर्म जलकुंड किस जिले में स्थित है, तो इसका होगा दुमका। तो देखिए ये आप कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि देखिए इसमें ताता पानी और तापात पानी, तो ताता पानी लातेहार और तापात पानी दुमका, तो ये आप याद रखिएगा। चलिए आगे है आपका दुआरी गर्म जल कुंड किस जिले में स्थित है, तो ये है चतरा। तो देखिए इसमें बेसिकली क्वेश्चन जो आता है कि आपको दे देगा गर्म जल कुंड का नाम और वो स्थान पूछता है, हमेशा ये क्वेश्चन ऐसा देखा गया है। इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं।